परिवर्तन आफूलाई जुन हिसाबले पहिले लगेको थियो त्यसमा परिवर्तन गर्दै समावेशीकरणलाई महत्त्व दिँदै भाषाभाषीको कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यो राजस्वको विविधीकरणमा यसले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लगिरहेको छ र त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समितिले यो अवधि समाचार सेवाको शुभारम्भ गरेको छ। यस सुखद अवसरमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हामीलाई जुन हार्दिकता देखाएको छ यसका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, राष्ट्रिय समाचार समितिका आदरणीय कार्यकारी अध्यक्षज्यू, महाप्रबन्धकज्यू, प्रशासन प्रमुखज्यू, साहित्यकार, म तपाईहरुलाई राजस्वको तर्फबाट धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज मेयर साहबको जन्मदिन, उहाँलाई जन्मदिनको भव्य शुभकामना दिन चाहन्छु र यो उहाँ र नेपालगञ्जको उन्नति र विकासमा उहाँको योगदान अझ योभन्दा पनि धेरै रहोस् र नेपालगञ्जका जनताले योभन्दा धेरै सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अवसरहरू प्राप्त गरून्। म यो कामना सहित मेयर साहबलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको जुन अवसर जुटाइदिनु भयो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परिवार, मेयर साहब, उपमेयर साहब, कर्मचारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मचारीका परिवार, वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका परिवार, सबै वडा सदस्यज्यूहरू सबैलाई र नेपालगञ्जका सबैजनालाई म राष्ट्रिय समाचार समितिको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो, जुन सहकार्यको हामीले पनि गर्नुपर्छ। हामी नयाँ व्यवस्थापन टिम आइसकेपछि हामीले फरक ढङ्गले सोच्यौँ र यो फरक ढङ्गले सोच्ने क्रममा हामीले अब पनि राष्ट्रभाषाहरू नेपालमा रहेको राष्ट्रभाषामा पनि समाचार सेवा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच बनायौँ। त्यही सोच अनुसारको प्लान गर्ने क्रममा हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग पहिलोपटक सहकारी गर्ने अवसर पायौँ। यो अवसरमा पनि यो पहिलोपटक जुन अवसर दिनुभयो यसमा पनि म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले आज भाषाको महत्त्व बुझ्यो, जसले आज यो भेगको कल्चरको समुदायको आवश्यकतालाई बुझ्यो। त्यस कारणले पनि उपमहानगरपालिका परिवार धन्यवादको पात्र बन्छ। किन आवश्यक पर्यो त मातृभाषाकै पत्रकारिता? तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, मिडियाहरू यत्तिकै चलेका छन्, रेडियो टेलिभिजन चलेका छ, मातृभाषाका समाचारहरू कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको कन्टेन्ट खोइ त? राष्ट्रिय समाचार समिति कन्टेन्ट दिने संस्था हो, विषयवस्तु दिने संस्था हो, समाचार दिने संस्था हो। हामीले कन्टेन्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारणले हामी तपाईहरुलाई कन्टेन्ट दिनको लागि, तपाईहरुको मिडियालाई बचाउने हिसाबले यहाँका मिडियाहरूको जुन मातृभाषाका कार्यक्रम चलाइरहेको छ, समाचार सेवा सुरु गरिरहेको छन्, चलाइरहेको छन्, उनीहरूको लागि कन्टेन्ट दिनको लागि पनि राष्ट्रले चलाएको यो सेवाको महत्त्व छ। यो सेवा चलाउँदाखेरि अलिकति तथ्यहरू पनि हेर्दाखेरि नेपालमा 1% भन्दा धेरैवटा भाषा, धेरै बोल्ने भाषा, 1% भन्दा बढी बोलिने भाषा 13वटा रहेछ। त्यसमध्येमा यो अवधी भाषा एउटा हो। यो अवधी भाषा 2.98% जनसङ्ख्याले बोल्छ। यो अहिलेको जनगणनालाई कतिले त मिथ्याङ्क पनि भन्छ, तर यसलाई मिथ्याङ्कै भने पनि यो तथ्य के हो भने नेपालको जनसङ्ख्याको केही नभए पनि 8 लाख जनसङ्ख्याले त यो भाषा बोलेको तथ्य देखाउँछ। अहिलेको जनसङ्ख्याले हेर्नु 7 देखि 8 लाखले यो भाषा बोलिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले जुन यो भाषा सुरुवात गरिरहँदाखेरि हामीले हेरेको कुरा के हो भने नेपालका मिडियाहरूलाई जोगाउने एउटा, नेपालका मिडियाहरूको सुरक्षाको संरक्षण गर्ने कुरा, नेपालका मिडियाहरूलाई अहिलेको जटिल परिस्थितिमा मिडियाहरूलाई जोगाउने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण सँगसँग छ। त्यसमा यसले योगदान दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अर्को, हाम्रो मातृभाषाहरू बिस्तारै
हराउँदै गएको अवस्था छ, भाषा संरक्षणका कुराहरू हराउँदै गएको अवस्था छ, त्यसलाई पनि यसले साथ दिन्छ भन्ने कुरा लागेको छ। अर्को, हामीले दिने, राज्यले दिने सूचनाहरू जसले नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न, जसले अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्नुहुन्न, उसका लागि पनि यो भाषा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ, यो सेवा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। र यो हामी नेपालका अवधी भाषा त यहाँ सुरुवात भयो, मेयर साहबले जुन हामीलाई सहयोग गरेर सुरुवात गरिदिनु भयो, यो भाषासँगै अब हामी अन्य मातृभाषाको पनि सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ। राससा साझा नेपालीहरूको नेपालको भूगोल राससालाई पनि बनाउने हाम्रो योजना छ। हामी स्टिन्जर रिपोर्टर नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर हामी यो सेवा संस्थाको समाचारको हामीले कन्टेन्टहरू दिने कुरा पनि नेपालको भूगोल, नेपालको जात जातिको बसोबास, नेपालको समुदायहरूको अवस्था, यसलाई हामीले ध्यान दिएर कन्टेन्टहरू बनाइरहेका छौँ। त्यसकारणले हामी राससालाई सबै नेपालीहरूको साझा भाषा, साझा संस्थाको रूपमा, सबै नेपालीको आफ्नो संस्थाको रूपमा यसलाई स्थापित गरेर लैजाने कुरामा हामी राससा लागेका छौँ। मैले अहिलेलाई यति भने अहिले तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि यो जुन अवसर, भव्य अवसर दिनुभयो, म यो नेपालगञ्जको भूगोल र यो बाँके जिल्ला सबैजनालाई मेयर साहब मार्फत विशेष धन्यवाद, तपाईँहरूलाई बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँ हाम्रो सहकारी निरन्तर रहोस् भन्ने म कामना गर्छु। धन्यवाद। मंजिल तो मिल जाएगी, मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही। सर, मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो होंगे जो घर से निकले ही नहीं। मैं राससा के लीडरशिप में जो लोग मंचासीन हुए हैं उनको बधाई देते हुए ये बात करना चाह रहा था कि कम से कम घर से निकले तो सही, अब मंजिल जरूर मिलेगी। सभी गणों को नमस्कार और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि हमारे मेयर साहब और यहाँ पे जो भाषा के उत्थान के खातिर लगे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं इधर, जो इस अवधि के खातिर बहुत मेहनत किए हैं, चाहे कला साहित्य के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न शेर शायरी के माध्यम से हो। सबसे ज़्यादा खुश वही लोग हुई हैं, हाँ जी नो। तो इस बात का हक सभी को है आप लोग, क्योंकि हमारी सरकार ने, इस सरकार ने इसके लिए थोड़ा पृष्ठपोषण किया। तो सिद्ध जी मेरे मित्र हैं, आदरणीय दाई, जिस विविधतापूर्ण पूर्वक हिसाब से मंचासीन लोग हैं, वही जिसकी बात वही नेतृत्व, जिसकी सवाल वही नेतृत्व, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होते हुए संघीय गणतांत्रिक व्यवस्था आई, उस गणतांत्रिक व्यवस्था की एक सुंदर पक्ष ये है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कहना जरूरी है। अवधि मेरी भी उतनी साफ नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी। आज सूर्यलाल जी यहाँ हैं, आज तो सूर्यलाल जी, राकेश जी तो लीडरशिप करके बैठे हैं। अच्छा, बहुत कुछ, बहुत। अवधि पत्रकार संघ का जब स्थापना हुआ तो हम कहें कि हम वो आदमी, झलक गए वो आदमी है, जब हम रेडियो में गए तो वहाँ भाषा भाषी के समाचार शुरू किया, अवधि, उर्दू और थारू के शुरू में। आप इस बात का नोटिस कीजिएगा रेडियो में। लेकिन लोग आए, जो पत्रकार हम नियुक्त किए वो आए, प्रधानमंत्री सुशील कोइरालाले भन्नुभयो, तो अवधि वाले आए कहें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला कहते हैं, थारू वाले आए कहीं बा, उर्दू वाले आएंगे, मतलब ट्रांसलेशन जस्ट लैंग्वेज। मर्म राससा का ये नहीं है, मेरे ख्याल से ये राससा का मर्म नहीं है। राससा अवधि भाषा कहने का मतलब हुआ अवधि मातृभाषा, माटों की खबर, मिट्टी की खबर आना पड़ा। यही नहीं कि आज धर्मेंद्र अध्यक्ष हुए, वो अपने भाषण लगाए दिन वही बस राससा के अवधि भाषा में समाचार आवा, सिद्धराज जी GM साहब बोलिन, यही बोलिन, इन विष्णुलाल कुमार का कहते हैं भाषा संस्कृति साहित्य के हिसाब से भाषा के क्या अवस्था है अभी क्या कहते हैं, वो बात आगे पड़ा ना।
झलक गए जो समाचार लिख दिए वही समाचार आप उर्दू में ट्रांसलेट कर दिए, वही आप अवधी में ट्रांसलेट कर दिए, होएगा? अपने जागिर पचा लियो, होएगा? ईमान की बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जब भाषा की बात करते हो तो ईमान सबसे आगे खड़ा। और राजस्व के लीडरशिप यहाँ बैठे, हम तो देखिए आज से नहीं 25 साल से राजस्व के ग्राहक हैं, 12 साल की बात मत कीजिएगा, 25 साल से। और यही अभी ये दौरा अच्छा हुआ कि हम लोग कुछ समाचार लिए पाए। अभी जो जितने लोग हैं, हम तो रूपनी का बहुत धन्यवाद दिया चाहिए कि रूपनी का समाचार सबसे ज़्यादा कवरेज हुआ जाता है, लिखित तो कवरेज हुई है ना माधव जी। तो बस राजस्व अगर सरकार और जनता के पुल है तो वो पुल तो मजबूत हो पड़ा ना, तभी ना हम दौड़ पेबे। यहाँ तो बहुत नहीं मौका है, सब जागीर पचायन हो गया। और राकेश से हमसे कहे, राकेश का बधाई तो हम दिए, लेकिन राकेश से सबसे बड़ा चिंता हमने ये रहा कि धर्मेंद्र दाई चले जाइए, सिद्धराज ओझा चले जाइए, सिद्धराज राय चले जाइए, तो ये वो भाषा कहीं न चला जाए। कैसे कि मेयर साहब का ये हक नहीं कि सब हर दिन अवधी भाषा पृष्ठ पोषण करे। मेयर साहब मेरे ख्याल से ये रिनो करिए कि न करिए, हम तो यही चिंता है। कैसे कि दूसरी भाषा है कि न कहिए कि हमारी भाषा को कहे न दे। और सरकार का ये बात बताइए, स्थानीय सरकार केंद्र सरकार का सहयोग करिए, सरकारी संचार माध्यम का सहयोग करिए। तो दैनिक नेपाल न जाइए, देखो कौन सी अभी निकला थे पत्रिका, ये पत्रिका लेके न चाहिए, चलो हमरे क्या पोषण न करिए, खाली सरकारी मीडिया का तुम सपोर्ट करिए। बात तो रख सकते हैं ना उनके पास, मेरे ख्याल से आए गई हुई। अभी बताइए मेयर साहब की भैया हम तो तौबा है मेयर रिनो करना कर, ऐसे कि रूबरू यहाँ उर्दू भाषा के लिए अपने तैयारी करी सर, उनके लिए न चाहिए। मतलब तमाम सारे सब तो हम कहें राकेश जी से इसलिए कम से कम इनकी अभी लीडरशिप यहाँ लोकल लेवल में है। युवराज से हम कहें कि रिसोर्सेज के लिए अपने तरीके से लगो। विश्वनाथ जी से हमने बात हुआ, बलराम सर यहाँ है, वहाँ जिस दिन महेंद्र पुस्तकालय में बात बार आए ना, दैनिक नेपाल में एक पीस अवधि को चाहिए, हम कहें कंटेंट दे दो। जिस दिन से कंटेंट आए लगा उस दिन से अवधि भाषा में दैनिक नेपाल में निकली। विष्णु सर सनदा यही है पक्का, आप के सामने कमिटमेंट किया नहीं रहे। तो ये कमिटमेंट चालू करे एक दिन आवा, कार्यान्वयन के दिन आवा, लेकिन बात तो वही है ना, ये कब तक जाई, इस चीज़ की सुनिश्चितता अभी जीएम साहब तो बोल के गए, इस चीज़ की सुनिश्चितता तो है पड़ा ना। कैसे की बात कंटेंट होने का मतलब लैंग्वेज ही कंटेंट नहीं है। जब हमने कहा कि लीडरशिप में महिला क्यों चाहिए, जब हम लोग डेस्क में बैठा कोई रिपोर्टिंग करे की बात हुई, तो हम लोग जब महिला की इशू की बात करने लगे तो हमसे महिला तो अपने पीड़ा तो खोलिए ना, बोलिए ना। तो वहाँ अगर महिला रिपोर्टर चाहिए तभी ना वो खुल के बात करें। लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो दिल की बात निकाल लेते। अगर वही बात हम भी गाँव में जाके रिपोर्टिंग करी थे, लेकिन बात तो करता है, लेकिन लगत तो ऐसे पहाड़िन चेहरा लगत, वो खुल के ना बात करें। वहीं अगर राकेश जवाब वो खुल के बात बताइए। तो जब बात सब खुल के बात करें को, जब मन की बात करें को, जब तन की बात हर एक चीज़ बात करें, तो इसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा की जगह ना इसलिए ज़रूरी है कि लोग अपनी बातें रख सकें। तो ये प्लेटफॉर्म राज्य की तरफ से जो तैयारी हुआ है, राजस्व एक राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारी तो एक विश्वास का एक महत्वपूर्ण है ही। जैसे जीएम साहब कहें कि मीडिया और को मीडिया का मीडिया तो है ही। तो सभी लोगों को मीडिया बने खातिर राकेश जी की भूमिका जिस हिसाब से है, रिसोर्सेज में लोकल गवर्नमेंट नेपाल महानगर पालिका डुडुआ क्यों नहीं, जानकी क्यों नहीं, हर पालिका से थोड़ा बहुत सहयोग मिले, लेकिन वो ही काफ़ी नहीं है। आप इसके लिए सरकार ही इसमें लगानी करे पड़े, लोकल गवर्नमेंट के डिपेंड न रहिए। सरकार को कमिटेड कीजिए कि स्थानीय जैसे गोरखापत्र में तो कर तो है, तो यही हिसाब से राजस्व में भी तो करें। और गोरखापत्र एक खुदे में एक मीडिया बना है, उसके समाचार तो हम लोग सावार नहीं कर सकते, हम लोग ले नहीं सकते, लेकिन राजस्व के तो ले सकते ना। तो हमरे थ्रू राजस्व खुदे ही मीडिया बन के तो ना चाहिए, हमरे थ्रू जाइए ना वो तो। इसलिए हम लोगों को भी सस्टेन करे पड़े, भाषा साहित्य संस्कृति हम लोगों को भी तैयार करे पड़ी। तो ये सब में कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, ट्रेनिंग दीजिए, कुछ रिपोर्टर तैयार करें, आदान प्रदान हो। जैसे मान लीजिए हमने राजस्व का कोई ऐसा मौलिक कंटेंट तैयार करके राजस्व को भेज दे, राजस्व हमसे वो कंटेंट ले ले अवधि के, मतलब कुछ ऐसा भी पार्टनरशिप हो सकते हैं। थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गया, माफ़ करिएगा, लेकिन जो कह रहे हैं इमोशन ही एक जज्बा ही तो रिजल्ट देती है ना धर्मेंद्र। एक लिए
साझा फुलवारी जो हमारे जीएम साहब कमिटमेंट किए कि जैसे देश जिस हिसाब की साझा फुलवारी है वही हिसाब की फुलवारी राससा के कंटेंट में, लैंग्वेज में ही काफ़ी नहीं है सर। ये चीज़ मैं क्लियर हूँ कि कंटेंट में यानी भावना में उनकी बातें, उनके मुद्दे, उनकी सवाल वो चीज़ बाहर आए। मैं ये दुआ करता हूँ, ये मन्नत रखता हूँ, ये मेरी अपनी दिली तमन्ना भी आपके सामने रहते हुए शुभकामना है। बधाई हो, हम सभी को बधाई। और मेरी तरफ से कहाँ क्या सपोर्ट की आवश्यकता है, हम तो है ही राससा के एक अभिचिन्न ग्राहक है, रहेंगे भी। एक भी समाचार यूज़ नहीं भी हुआ तो राससा हमारे पास रहेगी, क्योंकि इसको मजबूत कराना ये चीज़ रहेगी तो हम लोग भी जीवित रहेंगे। क्योंकि हमारी मीडिया की कोई भरोसा नहीं, कब चले पता नहीं। ये अभी 6 महीने से तो हम माइनस बैलेंस शीट में जा रहे हैं, पता नहीं कब लुढ़क जाए। लेकिन राससा को जुगाना जरूरी है। बस राससा में जिस हिसाब से लीडरशिप लोग आए, ये लोग ये खाली सरकार के मुखपत्र न बने, जनतन की मुखपत्र बने, ये हमारी कामना। और ये एक साथ में कईयों खुशी है आज के दिन। तो पहले हम मंच का संबोधन कर ली, फिर खुशी के बारे में बताइए। तो जो अवधी भाषा के जो समाचार संप्रेषण के आज शुरुआत हुआ है रास्ता के साथ में, रास्ता के साथ में, और जिनका जो है सहयोग करे के लिए नेपालगंज उप महानगर पालिका जो है हाथ बटाई से, तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय महेंद्र झा जी, धर्मेंद्र झा जी, नेपालगंज उप महानगर पालिका के मेयर जी, और मंच में विराजमान अन्य संपूर्ण महान भाव लोग, जिसमें राससा के महाप्रबंधक और साथ में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पूर्व सदस्य सचिव तथा इस क्षेत्र के साहित्यिक धरोहर सनत रेग्मी जी, मंच में के साथ में सभा में विराजमान तमाम विद्वत समाज, जिसमें खास करके कहा जाए अवधी, हिंदी, नेपाली और उर्दू सब क्षेत्र के पारंगत संचार कर्मी सब लोगन का जो है हम हृदय से अभिवादन करे का चाहिए थे। आज सौभाग्य के दिन ही है, कहा जाए सौभाग्य के दिन ही है कि भगवान श्री राम जो अवध के प्रणेता हैं, अवध प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये बड़ा खुशी के एक अवसर है। दूसरा उन्हीं के राज्य जो अवध राज्य रहा, उस समय के कौशल राज्य जो बाद में अवध राज्य के नाम से जाना गया, वही के कुछ भूभाग नेपाल के तराई में पड़त है, पश्चिम दक्षिण तराई में, जिसमें हम आज लोग रहे हैं और रहित है। तो ये सौभाग्य के बात है कि वही भाषा जो अवधी भाषा है उसके बारे में आज जो है एक चर्चा पर चर्चा हो रहा है, जिसका एक नया अवसर मिल रहा है। कहावत है कि जब से चेतो तब से सबेर। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कब से। 2007 साल के बाद में नेपाल में तो सोचना हर चीज़ के जागृति आवा है। उससे पहले तो नेपाल एक प्रकार से देखा जाए तो डूबा रहा है राणा शासन से। 73 वर्ष जमा हुआ, हमारे 76 वर्ष चलत है। तो कहे मतलब कहा है कि हमरे जन्म के साथ साथ है नेपाल भी विकास किए थे। तो विकास के क्रम में तमाम चीज़ आगे पीछे होते रहा है। अवधी भाषा के बारे में जो बात कहा जाए तो एक और सौभाग्य की बात है कि विश्व में 8वीं भाषा है और नेपाल में भी का 8वीं भाषा के दर्जा प्राप्त हुआ है। 7वीं में चलेगा भैया, 7वीं में चलेगा नेपाल में। हाँ, 7वीं भाषा है। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये खुशखबरी दी हुई के लिए आपका और बधाई। वैसे जो जनगणना हुआ वो 7वीं भाषा में है और 8वीं भाषा में है। तो एक प्रकार से ही देखा जाए विश्व में 8वीं भाषा और नेपाल में वही का दर्जा 8वीं भाषा है। तो ऐसे अवस्था में ई भाषा का जो मान्यता मिला, तो ई भाषा के मान्यता तो बहुत पहले मिल जाए चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि राजनीतिक चल खेल जिका कहा जाए दांव पेच के कारण अवधी भाषा, कला, साहित्य, संस्कृत का पीछे ढकेल दिया हुआ। कारण क्या हुआ, पीछे ढकेले कारण क्या हुआ कि यही अवधी संस्कृति के जो मानने वाले रहे, जिमा आज भी अपने छाती पर हाथ धे के कहें कि हम अवधी नाय बोली थे, तो वो मैं क्या हुआ भाषागत तमाम जो है अपने का अलग कर दें। रिकॉर्ड में वो कम है। जैसे कि अभी विद्वान महोदय हमने राससा के कहीं कि ये बोले वाली संख्या 3 लाख, रिकॉर्ड में तो 3 लाख दिखाते, लेकिन 8 लाख के ऊपर है। निश्चित ये बात सही है। ऐसे भाषा, संस्कृति और इनके संस्कृति का जाने वाले, संस्कृति के अंतर्गत पले पोसे वाले जो नेपाल में हैं, उनके भी जनसंख्या ज़्यादा है।
इके उपरांत भी राजनीतिक दांव पेच के बाद भी लोग स्वीकार कहीन है। आज भी अवधी भाषा बोलने में हमने खास करके देखा जाए अवधी कार्यकर्ता जो लोग हैं जो अवधी क्षेत्र में रहते हैं वही अपने का हिचकिचात हैं। 2061 साल पूस 3 गते हम एक अभियान लेके निकले और वो अभियान रहा कि अवधी भाषा कला साहित्य संस्कृत का कैसे जिंदा रखा जाए। इसके लिए हम 3 आदमी वहाँ अगुवाकार बने। लोकनाथ वर्मा समारोह का आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा मित्र धर्मेंद्र झा जी, राजस्व का महाप्रबंधक जी, अवधि का साहित्यकार विष्णुलाल कुमार जी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न पत्रकारिता संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्णमा मेरो बिहानको नमस्कार। आज अवधि पत्रिकाको चाहिँ राजस्वको बुलेटिन भन्थे पहिला, अहिले त के भन्छन् भन्ने राजस्व बुलेटिनको अवधि संस्करणको चाहिँ अवधि भाषा के विकास, अवधि संस्कृति के विकास के लिए जो है जौन किस्म से काम हो चाहे नाय हो रहा है, ये विषय में हम बहुत फोरम में हम बोल चुके हैं, रेडियो में हम बोल चुके हैं, बहुत जगह बोल चुके हैं। और आज यहाँ के आवश्यकता नहीं है, हम न बोलबे, लेकिन इतना हम कहबे कि जब तक हम अवधि भाषी लोग स्वयं जागरूक हो के अपन भाषा अपन संस्कृति के जगरने के लिए आगे न बढ़बे, तब तक इसकी विकास हम लोग नहीं कर सकी थे। इमा जो है हम लोग रही राजस्व से बुलेटिन निकला थे। इससे पहले के इतिहास के विषय में महाप्रबंधक जी बता चुके हैं, हम का दोहरावे नहीं चाहिए थे। लेकिन इधर कुछ दिन से राजस्व के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हम देखा है। जैसे राजस्व में पहले फीचर वगैरह, समाचार विचार वगैरह नहीं दिन जात रहा, खाली समाचार दिन जात रहा। पहले हम देखा रहा कि राजस्व से यहाँ गोरखापत्र नहीं आ पात रहा, राजस्व जल्दी आ जाता रहा, राजस्व के बुलेटिन। तो हम लोग राजस्व से बुलेटिन से समाचार हम लोग पढ़ित रहा पहले। तो वो बुलेटिन के समाचार के आधार में गोरखापत्र और नेपाल के और विभिन्न पत्र पत्रिका जो है उनका जो है राजस्व से लेके छापत रहे, क्या कि उतना सुविधा संपन्न नहीं रहा नेपाल तब। अब तो बहुत सुविधा संपन्न होएगा, सब चीज़ है हम लोग के पास। अब मीडिया एकदम विस्तृत हो चुका है, लेकिन वो टाइम में नहीं रहा। अब राजस्व में वास्तव में महाप्रबंधक जी तो कह चुके कि राजस्व अब अवधि के साथ साथ है और मातृभाषण का भी आगे बढ़ाई। जैसे झलक जी एक बात कही, हमें बहुत अच्छा लगा कि अनुवाद, समाचारन के अनुवाद है खाली राजस्व बुलेटिन में ना हुए। राजस्व बुलेटिन में अवध क्षेत्र के समाचार के विशेष प्राथमिकता के साथ अवधि संस्करण में लावा जाए, तब तो इसकी सार्थकता है, नहीं तो इसकी सार्थकता नहीं है। तो इस विषय में जो है महाप्रबंधक जी से हमारे जो है कार्यकारी अध्यक्ष जी से हमारा विशेष अनुरोध है कि मैं विशेष ध्यान दी जाए। और झलक जी से भी हमारा विशेष अनुरोध है, एक बहुत पहले भी हम कह रहा है, कम से कम नेपालगंज में 3 भाषा बोला जाता है, अवधी, उर्दू और जो है नेपाली। नेपाली में तो आप बहुत काम करते हो, कम से कम अवधी और उर्दू के यहाँ हफ्ता में एक दिन एक पन्ना दे दो, कम से कम यहो कुछ होए। तो आज वो कहीं ये इसके लिए कोई शुरुआत करे तो हम सबसे पहले शुरुआत अब देते हैं अगर, तो सबसे पहले आगामी अंक में पहला लेख अवधि में हमार रही, हम देवे और उनका छापे करी। इस और नेपालगंज दैनिक भी अवधि में आगे बढ़ी, ऐसे थारू में भी एक पेज दी, बदल के दे, ऐसे जो है उर्दू में भी। तो इससे कहा कि हमारे यहाँ की जो भाषा है उसकी विकास हुई। रोमांतमा ये राजस्व जो एक नया दृष्टिकोण लेके चला है, उसमें सफल हुए। अवधि
संस्करण हमने झलक जी बोला कहीं कि देखो टिक पावत है कि नहीं टिक पावत है, तो हमारी शुभकामना ये है कि अवधि टिके। अभी इस जो है अवधि संस्करण जो है राजस्व के चला करे और अवध क्षेत्र के अवध के समाचारन का विशेष प्राथमिकता के साथ अनुवादे खाली न रख के रखा जाए। अवध क्षेत्र के जो है विचार प्रधान जो है लेख वगैरह भी वहाँ रखा जाए। यही सब के साथ में ये अवधि संस्करण के पूर्ण सफलता की शुभकामना करत हुए आप लोगों से विदा। शुभारंभ समारोह के महासभा अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय समाचार समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष धर्मेंद्र दाजू, ऐसे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय समाचार समिति के महाप्रबंधक जी, प्रशासन प्रबंध जी, पूर्व प्राज्ञ जी, अवधि भाषा का संरक्षण करे खातिर आदरणीय विष्णु कुमार दाजू तथा यहाँ उपस्थित संपूर्ण पत्रकार महोदय और अवधि भाषा का जो संरक्षण कला साहित्य संस्कृति का संवर्धन करे खातिर जो इस ज़्यादा लंबा समय से जो आप लोग मेहनत किया गया है, इस सभी हम यहाँ देखे थे इनके सब एक से एक जो ये भाषा का संरक्षण साहित्य का संस्कृति करे खातिर जो आप लोग के योगदान है, इस संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व और पत्रकार महोदय। आज हम लोग का है ये शुरुआत किया गया कि इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ तो धर्मेंद्र दाई के इसमें बड़ी योगदान है और लगायत राकेश भैया और यहाँ के राष्ट्रीय समाचार समिति उन लोग कहीं कि वो देश के हालत तो आप लोग जानते हो कि सब भाषा का गणतंत्र आए के बाद हम लोग का सोचें कि पद दिया गया महिला का, हम लोग 33% मधेसी का उका, लेकिन ये सब पद दिए के बाद जब तक तुम शिक्षा में ध्यान न दियो के कला साहित्य और संस्कृति का जब तक जमीन से आप न जुड़ियो तो खाली पद दियो। कोनो दिन ऐसा हालत हुई कि मधेसी के नाम में जब सांसद बनी तो पहाड़ी बोली और जइए का नाम खाली उके मधेसी रहिए, थारूक नाम में जाइए बोलिए सबसे ज़्यादा पहाड़ी। तो हम लोग अगर इस साहित्य संस्कृति और इका जो भाषा भाषी का संरक्षण न किया जाइए, और नेपालगंज एक ऐतिहासिक शहर है, उस शहर के इनाम से इस सब आप लोगों के सहयोग से हम लोग परिवर्तन किया गया और केंद्र के आज भी खोला गया कि स्थानीय सरकार हम लोग के सहयोग में अगर आपके पास नहीं है तो इसका शुरुआत किया जाए। और हमका इतना विश्वास है कि आए दिन में धर्मेंद्र दाई के नेतृत्व में, महाप्रबंधक जी के नेतृत्व में सब भाषा का, अवधि भाषा और जोन भाषा का, मातृभाषा का संरक्षण करे है उनका समय अनुकूल उन लोग ऐसा व्यवस्था मिलावा करिए। और नेपालगंज उपमहानगर पालिका अभी खाली अनुवाद करे खातिर कि राष्ट्रीय समाचार समिति में जो दूसरे भाषा में जावत है, आज भी पुराने लोग आप लोग देखो अगर हमारे समाज में तो नेपाली नहीं समझ पावत हैं, जिससे कारण कि राष्ट्रीय समाचार का भी अगर वो अनुवाद हो कि हम लोग जनशक्ति की व्यवस्थापन किया गया है, उससे एक का हुआ कि अपने भाषा में एक तो ममता भी बढ़त है और वो भाषा का समझे के बाद सब समाचार आज के दुनिया में मीडिया से उस समाचार से उन लोग अनदेखा न हो करे खातिर नेपालगंज उपमहानगर पालिका पहल करी से वो अनुवाद के समाचार नहीं जो पूर्वकता दाजू लोग कहें कि उनका खाली समाचार नहीं, अवधि भाषा का भी संरक्षण और संवर्धन करे खातिर काका अवधि भाषा के हुआ खाली आप लोग अनुवाद मतलब का हुआ कि जो समाचार है वही का रख दो, अत्ता खाली न करके कि अवधि भाषा भी इमा परिवर्तन हो। और आए दिन में और भी हम लोग सहयोग किया जाइए, लेकिन अवधि भाषा और अवधि साहित्य और संस्कृति का भी थोड़ा उस समाचार का भी खाली हम लोग अनुवाद न करके उस विकास के वो भाषा का संवर्धन करे खातिर कैसा न्यूज़ बनाए पड़ी, वहाँ भी स्थानीय पालिका स्तर में आप लोग समन्वय सहकार्य करके इका आगे बढ़ा जाइए, यही हमारे शुभकामना है। और नेपालगंज उपमहानगर पालिका में आप लोग जो महत्वपूर्ण समय दिया गया, आप लोगों का भी ज़्यादा धन्यवाद। और आए वाला दिन में सब ऐसे भाषा का संरक्षण करे खातिर राष्ट्रीय समाचार समिति का आगे बढ़ाए, पुनः हम शुभकामना दिए चाहते हैं। वो उनका एक कार्यक्रम अंतर्गत एक कैलेंडर बनवाएं ताकि जैसे पूर्वकता मित्र लोगों की एक शंका का है कि आज धर्मेंद्र दाई आए हैं तो एक अवधि भाषा करें, कल कोई थारू आए तो वो थारू करें, कल कोई दूसर जात के आए उके करें, ये नहीं, सब भाषा का कैसे करे खातिर एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो धर्मेंद्र झा जो लंबा समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सब भूगोल जो घूमी है और उनके बारे में एक जो खुला उनका बताए न पड़ी, हम लोग के पास ऐसा अध्यक्ष जो कार्यकारिणी है उनका इस देश के भूगोल के बारे में जो कला साहित्य संस्कृति का कैसे संरक्षण करे है अपने ही कार्यकाल में यही बजट में आप लोग सूचना तथा संचार मंत्रालय से पहल करके इसका कार्यक्रम अंतर्गत अगर रख दिया जाए तो और एक
बढ़िया संदेश चाहिए। काहे कि सब दिन पर एक ही बार न रहिए, आप न रहते हुए भी वो कैलेंडर के कार्यक्रम में रहे, यही हम लोग शुभकामना दिए चाहते हैं। और आने वाला दिन में अवधी भाषा और अन्य भाषा का भी संवर्धन करे खातिर नेपालगंज उपमहानगर पालिका स्थानीय सरकार के जो दायित्व है वो हम लोग पूरा करे खातिर हमारे लोगों के बाचा पुनः हम प्रतिबद्धता व्यक्त करी थे। और सब भाषा का आप लोग स्थानीय तह में भी हम लोग जो मीडिया के साथ दोस्त लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाए खातिर नेपालगंज उपमहानगर पालिका आगे बढ़िए, यही कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो आप लोगों का केंद्र से जो सब लोग आए नेपालगंज उपमहानगर पालिका की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी दिए चाहते हैं। और एक तो सूचना भी रहा है, और सूचना ही कार्यक्रम के नहीं इस उड़ते पदार्थ और नियमन करे खातिर नगर सभा से हम लोग पास किया गया है, वही के खातिर राष्ट्रीय मीडिया और अभी कानून मंत्रालय से सचिव लोग कहा कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण प्लेन के कोई वो नहीं रहा है, तो अभी हम 2 घंटा आगे खाली हम जानकारी पाएंगे कि वो अभी इसके बाद एक जो प्रमुख जिला अधिकारी के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल के संविधान में जो व्यवस्था है कि वो नियमन करे और पालिका में प्रमुख प्रशासक के अधिकृत के रूप में। तो जो पत्रकार साथी लोग जो श्रुतिजन्य पदार्थ में नियमन और क्या करे खातिर जो इंटरेस्टेड है तो आप लोगों का भी हम यहीं से निमता भी करी थे, काहे कि बहुत जल्दी समय रहा और ये फोरम का हम प्रयोग भी कर लिए, काहे कि अभी के बाद ही हमारे चैम्बर में इस श्रुतिजन्य पदार्थ के लिए जो पत्रकार साथी लोग वहाँ रहे चाहे उन सबका हम निमता भी करे चाहते हैं। और पुनः राष्ट्रीय समाचार समिति की लगाए टीम और ये भाषा कला साहित्य संस्कृति, काहे कि भाषा ही एक ऐसा चीज़ है कि जितना भी आप और चीज़ में संवर्धन करियो, जब तक भाषा ही न समझियो तब आप उसका बिल्डिंग बनाए दो, रास्ता बनाए दो, उसका जितना भी दो। अब भाषा ही अगर लुप्त हो गया, आज विश्व भरी अपना पहचान बनाए खातिर सब अपने भाषा बचावत है। और हम लोग कहा है कि अपने एक कहावत है कि आदमी लोग हम लोग ज़्यादा पढ़ लिखे तो अंग्रेजी बोलने लग गए, फिर नहीं बोल पाए तो नेपाली बोले। तो अपने भाषा और साहित्य संस्कृति अपने धर्म अपने इस सब का अगर हम लोग न बचावा जाए तो कोई दूसरा आए कि न बची और पहचान न रही। जब तक अपने भाषा के संवर्धन न करियो, काहे भाषा ही एक ऐसा चीज़ है कि वही के माध्यम से आप सब चीज़ का बचाए रहियो। आप जितना भी कल संस्कृति बचाइयो वो बचाइयो, जब तक वो भाषा ही न हो तो ये शर्म की बात नहीं हुई। आज हम देखी थे थोड़ा पढ़ लिख गए तो भाषा उनके दूसर रहा था कि शर्म लगत है कि हमका मैथिली भाषा बोले में शर्म लगत है, हमका अवधी भाषा में बोले जैसे पद पाएंगे। और जितने भी हम नेता देखें उनके परिवार देखते हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा वो नेपाली और ज़्यादा बोले थे और इंग्लिशे बोला करते थे। तो ये भाषा ही संवर्धन संविधान में लेखे पद ऐसे न हुई है, इमा हम आप लोग लग के ऐसे परिवर्तन किया जाए। स्थानीय तहर के जो मीडिया साथी लोग हैं वो लोग परिवर्तन करें। नेपालगंज उपमहानगर पालिका आपके साथ है और आज इस कार्यक्रम के मार्फत जो शुरुआत हुआ है इनका हुन्छ अलिकति बोल्न पनि म कहिलेका खोज्छु, म बोल्छु पनि। प्रकाश हुनुहुन्छ कहिले म के छ भने म खुट्टा तोडेर बोलिहाल्छु म चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ एउटा म सन्दर्भ के भन्छ बाध्यताले मान्छेले बोलाउँदो रहेछ। एकपटक मैले कुनै एउटा प्रोजेक्ट हो तालिम भेटेँ, मैले 6वटा तालिम भेटेँ। यो रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ गएँ, सुरुमा नेपालीमा बोल्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यहाँ जब गएँ त त्यहाँको कन्टेन्ट के छ भने यस्ता पार्टिसिपेन्टहरू आइपुगे, न उसले नेपाली बुझ्छ न उसले हिन्दी बुझ्छ, हिन्दी पनि बुझ्दैन। अब गर्ने के त तालिमबाट भागेर आउनु पऱ्यो, होइन तालिम चलाएर आउनु पऱ्यो। अनि मैले के छ भने त मैले आफैले बुझेको हिन्दी अवधि मैथिली भोजपुरी सब मिसाएर गरिदिएँ मैले। बडा गजब भएकै तालिम फेरि थियो, बडा गजब भयो तालिम। मैले यसलाई जोड्न कहाँ खोजेको भने वाट इज कन्टेन्ट। अघि केही कुराहरू आयो, कन्टेन्ट के हो त? कन्टेन्ट रिसिपेन्टले जे लिन्छ त्यही कन्टेन्ट हो। रिसिपेन्टले जे लिन्छ कन्टेन्ट त्यही हो। जस्तै आज म यो कार्यक्रममा मैले नेपाली बोलिरहेको छु, अवधि बोलिरहेको छैन, तर मभन्दा बाहेकको सम्पूर्ण कार्यक्रम अवधिमा भयो भने कन्टेन्ट के हो त? अनुवाद के हो त? यो जुन यो कार्यक्रमको बारेमा कसैले रिपोर्ट लेख्ला वा यो कार्यक्रमको बारेमा कसैले के छ भन्दाखेरि न्युज लेख्ला, केमा लेख्छ? नेपालीमा लेख्छ। कार्यक्रम के भएको थियो? अवधिमा भएको थियो, अनुवाद भएको भएन चलचित्र त्यो अनुवाद भएको नि थियो। अब त्यहाँनिर नेपाली कन्टेन्ट कहाँनिर खोज्ने हो? त्यहाँनिर नेपाली कन्टेन्ट कहाँनिर खोज्ने? त्यो पनि अनुवाद हो। त्यसैले मेरो विचारमा कन्टेन्ट भनेको रिसिपेन्टले जे खोज्छ, जे डेलिभर गरिन्छ द्याट इज कन्टेन्ट। खैर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरे मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात।
राजशासनसँग थुप्रै विकल्प थियो, थुप्रै ठाउँमा कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो, तर अवधि भाषाले नि किन रोज्यो? मलाई आज यही कार्यक्रममा आउँदाखेरि नै हिजोदेखि नै मलाई सोधिरहेका छन्, दाइ अवधिमै पहिला किन रोजियो? तपाईँको भाषा त मैथिली हो, मैथिली देशको दोस्रो भाषा हो, अवधि किन रोजियो? अवधि मैले रोजेको होइन, यो जुन उपक्रम थियो मातृभाषामा समाचार डेलिभरी जुन कन्टेन्ट थियो, जुन उपक्रम थियो, त्यसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जितेको हो, रोजेको हो। यो अप्सन सबैका लागि थियो, तर पहिलो प्रारम्भ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गर्यो, त्यसैले अवधि भाषामा पहिलो पटक भयो, अरू कुनै कारण होइन। म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई एकदम दिलले म के छ भन्दाखेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भाषाको महत्त्व बुझेको छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ल्याङ्ग्वेज इज द भेहिकल अफ जर्नलिजम, ल्याङ्ग्वेज इज द भेहिकल अफ जर्नलिजम एज वेल जर्नलिजम इज द भेहिकल अफ ल्याङ्ग्वेज। यदि कुनै पनि भाषाको विकास गर्नु छ भने तपाईँले पहिला पत्रकारिता गर्नै पर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। जुन भाषामा पत्रकारिता छ त्यही भाषाको विकास हुन्छ, र जुन भाषा समाजमा बोलिन्छ, जुन भाषा समाजमा जीवन्त रहन्छ, त्यही भाषामा पत्रकारिता सम्भव छ। यसो हो भने अवधि कहाँनिर चाहिँ विचार गर्नु होला, यसो हो भने नेपालको अन्य मातृभाषाहरूको अवस्था के छ विचार गर्नु होला। मैथिलीको सङ्ख्या घटै छ, 13-14% पुगिसकेको थियो, आज 11%मा छ। अवधि पनि घटेको छ, 3% प्लस थियो, आज 2.98 मात्रै छ। किन त्यस्तो भइरहेको छ सोचेका छौ? एउटा मूल कारण के छ भन्दाखेरि भाषाहरू, हाम्रा मातृभाषाहरू जनतासँग, आम जनजीवनसँग जोडिन सकेका छैनन्, प्रचार हुन सकेको छैन। एउटा कारण के हो भने मिडिया किन हुन्, यो मातृभाषामा मिडिया किन बढ्न सकेन भन्दाखेरि मातृभाषाले सम्बन्धित भाषामा कन्टेन्ट पाउन सकेनन्। मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई, यही कपिलवस्तु र मैले एउटा भाषाको महत्त्व यही हो, भाषाको महत्त्व यही हो, संस्कृतिको महत्त्व यही हो। यदि भाषा जोगिन्न भने संस्कृति जोगिन्न, र पत्रकारिता र त्यो भाषाले जोगाउने सन्दर्भमा पत्रकारिताको धेरै ठुलो महत्त्व छ। यही हो लोकतन्त्रको कार्यान्वयन भनेको। लोकतन्त्रले मिडिया बहुलवादको कुरा गर्छ। मिडिया बहुलवाद भनेको के हो त? मिडिया बहुलवाद भनेको यो समाजमा थुप्रै जाति समाज जाति छन्, ती सबैका आफ्ना भाषा छन्, ती सबैका आफ्ना संस्कृति छन्, ती सबै भाषा संस्कृतिमा मिडियाको विकास हुन सक्नुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको विकास हुन्छ, त्यहाँको समाजको विकास हुन्छ। तर हामी मिडिया बहुलवादलाई ध्यान दिइरहेका छैनौँ, हामी जनताको सोचलाई हामी ध्यान दिइरहेका छैनौँ। राजशासनले यो कुरालाई आत्मसात गरेको छ, र अघि मैले भन्यो, अघि हाम्रो जेम्सले भन्नुभयो, 63 वर्षको राजशासनको इतिहासमा के छ भने अवधि भाषा पहिलो पटक, अवधि मात्रै होइन, नेपाली र अङ्ग्रेजीभन्दा बाहेक पहिलो पटक कुनै भाषा त्यहाँनिर सूचीबद्ध हुन सकेको छ, रिकगनाइज हुन सकेको छ। हामीलाई चुनौती छ, अघि झलकजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो ठुलो चुनौती छ। हाम्रो पहिलो चुनौती के हो त? पहिलो चुनौती के हो भने हामीले जुन प्रयास गरेका छौँ त्यो प्रयाससँग समाज जोडिन्छ कि जोडिँदैन। नम्बर 1 सबभन्दा ठुलो चुनौती यही हो। समाज जोडिएन भने यो सेवा कन्टिन्यू हुन सक्दैन। 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन, पैसा जतिसुकै भए पनि। पैसा मैले झाँसीबाट खोजेर ल्याए पनि यदि समाज जोडिन्न भने यो प्रोजेक्ट कन्टिन्यू हुँदैन। नहुँदा के फरक पर्छ त? नहुँदा के फरक पर्छ भन्दाखेरि त्यो नजिर बन्छ अवधि भाषाका माध्यमबाट अन्य भाषाले पनि नजिर बन्छ कि अवधि भाषामा सुरु हुआ रहा, नहीं चला यार, बन्द गरिदियो भन्ने पर्न सक्ला। त्यसले कालान्तरमा गएर सम्पूर्ण मातृभाषीलाई प्रभावित गर्न सक्दछ। त्यसै पहिलो चुनौती त्यो हो। दोस्रो चुनौती निश्चितमा अर्थको हो। साथीहरूले लागेको लागि यो अत्यन्तै न्यून बजेटबाट चलेको कार्यक्रम छ। यो अत्यन्तै न्यून बजेटबाट लिएको कार्यक्रम छ। म त रकम भन्दिनँ, रकम भन्यो तपाईँलाई पनि अलिकति आश्चर्य लाग्यो, हो र यति मात्रै हो र भन्नु होला तपाईँहरूले, होइन? तर के भने रिकग्निसनको कुरा हो। तेस्रो कुरा मेन पावरको कमी छ। हामीले खोज्दै गयौँ अवधि भाषामा, अवधि र नेपाली दुइटै भाषा फ्लुएन्टली जान्ने पत्रकारको कमी देख्यौँ हामीले, हाम्रो चुनौती त्यो पनि हो, होइन?
अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामीले कन्टेन्ट उत्पादन गर्छौँ, हामीले उत्पादन गरेको कन्टेन्टको डेलिभरी आम जनतासँग कसरी हुन्छ त? कसरी हुन्छ त? यहाँका स्थानीय मिडियाले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? यहाँको स्थानीय मिडियाले प्रयोग गर्दिएन भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्टको कुनै पनि जरुरी छैन। मलाई लाग्छ थुप्रै चुनौतीहरू छन्। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अघि मेरो साथीले भन्नुभयो जस्तै पनि, अरू साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै पनि हामी नेपाल सरकारसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउँ मैले, नेपाल सरकार पनि यसका बारेमा अत्यन्तै बढी पोजिटिभ छ र यदि म गलत छैन भन्दाखेरि आगामी वर्षको बजेटमा चाहिँ यस सम्बन्धी बजेट केही न केही विनियोजन हुनेवाला छ, सुनिश्चितता हुन्छ हैन। हामीले दबाब दिन सक्दैनौँ विगतमा। म विष्णुलालको मान्छेले भन्न चाहन्छु, जुन 61 सालमा तपाईँले बागेश्वरी एफएमलाई गएर विज्ञप्ति दिनुभयो, त्यो विज्ञप्ति त नेपाल सरकारले दिनुपर्थ्यो। किनभने बागेश्वरी एफएम निजी क्षेत्रको मिडिया हो, उसको आफ्नो निजी इन्ट्रेस्ट छ। तर यो दायित्व कसको हो? राज्यको दायित्व हो। सायद 61 सालमा तपाईँले जुन पहल बागेश्वरीसँग गर्नुभयो, त्यो पहल तपाईँले यदि राज्यसँग त्यही बेलामा गरेको भए आज तस्बिर फरक हुन्थ्यो होला, तस्बिर बदल चुकी होती हैन। त्यसैले देर आए दुरुस्त आए मैले यसमा केही छैन। म के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो मातृभाषाको प्रोजेक्टले राजशासनले समावेशी र संघीयतामा आधारित जुन संविधान छ, यो संविधानको कार्यान्वयनसँग यसलाई जोडेको छ। हामी त्यसका लागि के छ भन्दाखेरि यो पहिचानसँग जोडिएको छ, भाषाको महत्त्वसँग जोडिएको छ, यो शिक्षासँग जोडिएको छ। आज नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जाने हो भने त्रिभाषीय शिक्षा छ। जुनसुकै ठाउँ भने नेपाली, अङ्ग्रेजी र त्यसमा तेस्रो भाषा। अवधि भाषामा तपाईँले कुनै पनि कन्टेन्ट डेभलप नगर्ने भने कसरी मान्छेले बुझ्छ त्यो कुरा त हैन भन्ने कुराहरू छन्। म सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबभन्दा बढी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रशान्त विष्णुजीलाई व्यक्तिगत रूपमा र मेयरका रूपमा, नगरपालिकालाई परिवारका रूपमा, कि उहाँले यो कुराको महत्त्व बुझ्नुभयो र हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि यो नजिर अब हामी अन्त लिएर जान्छौँ। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, सम्भवतः यदि अन्य कुरा केही भएन भने फागुनभित्र या फागुन चैतभित्र भोजपुरी भाषामा पनि हामी यो सेवा लिएर आउँदैछौँ। बिस्तारै मैथिली पनि ल्याउँ होला, 12% हो। मेरो लागि मैथिली ठुलो कुरा होइन। हाम्रो आधार के छ? आधार के हो भन्दाखेरि हामी सबै भाषामा पनि गर्दैनौँ। हामी कुन भाषामा गर्छौँ त? जुन भाषामा मिडिया सञ्चालन भइरहेको छ थोरै भए पनि त्यसलाई हामी आधार बनाउँछौँ हामी, र त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ हैन। र अन्य भाषासँग पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ, हाम्रो मैथिलीसँग कुरा भइरहेको छ, हाम्रो तामाङसँग कुरा भइरहेको छ। हामी के छ भन्दाखेरि यो नेपाल भाषाका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, थुप्रै भाषामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यति मात्र होइन, राष्ट्रिय समाचार समिति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समाचार समिति बन्न गइरहेको छ। हामी सर्वदृश्य सेवा दिएका छौँ, मातृभाषा सुरु गरेका छौँ। अब हामी बिस्तारै 24 घन्टे पनि सेवा दिने सोचमा छौँ, दिने तयारी गरिरहेका छौँ हैन। अवधिमा त हामीले दियौँ, तर भोलि झलकजीले राति 2 बजी अवधि कन्टेन्ट खोज्नु भयो भने कहाँबाट पाउने? त्यसका लागि पनि हामी व्यवस्था गरिरहेका छौँ र हामी तपाईँलाई 2 बजे पनि अवधि कन्टेन्ट हामी दिन सकौँ भन्ने पनि हामी सोच छ। म पुनः एकपल्ट मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभयो सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामीलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँको इच्छा, मनोकाङ्क्षा, चाहना पुरा गर्ने सोचमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रमको आयोजनमा जो साथीहरू सक्रिय हुनुभयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा पनि गर्दछु। धन्यवाद।